Assalamu alaikum. In this lecture, I'm going to discuss about the ceftriaxone, complete details like its pharmacology, its dosing schedule, indications, contraindications, warnings, as well as pregnancy category. Ceftriaxone की अगर हम pharmacology की बात करें तो we know ceftriaxone comes under cephalosporins class and cephalosporin जो है वो cell wall synthesis inhibitors हैं like penicillins. सेफ्ट्राक्सोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जैसे कि मेजर हमें ये चीज़ याद है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इट मींस कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करी है बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन उसे हम कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड्स हैं, यानी कि प्रोटीन, एंड ग्लाइकन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों से मिलकर बनती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस होती है, फाइनल ट्रांसपेप्टाइडेशन जो स्टेप होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करती है। ये बाइंड करके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड करती है। और फिर फाइनल जो स्टेप होता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस का, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, उसको इनहिबिट कर देती है। जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब सेल वॉल सिंथेसाइज ही नहीं होगी बैक्टीरिया की, तो उसकी इंटेग्रिटी नहीं होगी, सेल लाइस हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेफ्ट्राक्सोन इस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। जनरली हम बात करें तो निमोनिया में यूज़ होती है, और बैक्टीरीमिया में, पायलोनेफ्राइटिस में, मेनिंजाइटिस में। ये बहुत जनरल सी एक स्टेटमेंट है कि निमोनिया में मोस्टली 5 डेज़ के लिए जाती है। बैक्टीरीमिया जो कि इन्फेक्शन है ब्लड का, यानी कि अगर बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है आपके ब्लड को इन्फेक्शियस कर देता है। ईमिया का वर्ड जहाँ पे आ जाए उसका मतलब ब्लड होता है। जैसे अनीमिया हम कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ठीक है, इस तरह ईमिया आ गया, इट मीन्स कि इन्फेक्शन हो गया ब्लड में बैक्टीरिया से, तो उसमें ऑलमोस्ट 7 डेज़ के लिए जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस हमारे पास किडनी का इन्फेक्शन है। ऑलमोस्ट ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक से स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली किडनीज़ की तरफ चले जाता है। और 14 डेज़ के लिए उसमें मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, जो आपके मेम्ब्रेन हैं ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, उनकी जो हैं मेम्ब्रेन्स, उनकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। आइटिस का वर्ड जहाँ पे आ गया, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। इस तरह आइटिस का वर्ड जहाँ पे आ गया, इट मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट वेरी थिंग। फ्रॉम 7 to 21 डेज मेनिंजाइटिस के केस में जाता है। सेफ्ट्राक्सोन की सबसे ज़्यादा डोज ना मेनिंजाइटिस में ही दी जाती है उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि आपकी जो एंटीबायोटिक है उसने इन्फ्लेम्ड मेनिंजिस के अंदर इन्वेट करना है, ताकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट कर सकें। और ये डिपेंड करता है आपने जो भी जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपने आइडेंटिफाई किया है और उसका क्लिनिकल रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है। उसके हिसाब से आप उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं या शॉर्टन कर देते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की, तो लाइक अदर एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्राक्सोन की भी रेजिस्टेंस हो सकती है। प्राइमरीली कैसे हो सकती है? हाइड्रोलिसिस बाय बीटा लैक्टमेजेस। बीटा लैक्टमेजेस आर द एंजाइम्स जो कि ब्रेक कर सकते हैं बीटा लैक्टम रिंग को। हमें पता है कि बीटा लैक्टम रिंग एक मेजर पार्ट है सेफेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर का। तो जो बीटा लैक्टम रिंग है, अगर वो ब्रेक हो जाए बीटा लैक्टमेजेस से, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी एंटीबायोटिक। और उसके अलावा सेकंड क्या हो सकता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की अल्ट्रेशन हो सकती है, जिसके ऊपर उसने एंटीबायोटिक ने जाके बाइंड करना था। जब उस प्रोटीन की अल्ट्रेशन हो जाएगी तो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड ये कि डिक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी, उस तरह से इन्वेजन नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। देन अल्टीमेटली रेजिस्टेंस। अब बैक्टीरिया अपना स्ट्रक्चर मोल्ड करता रहता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, और बीटा लैक्टमेजेस वी ऑल नो के एजीज इंजाइम्स हैं। ठीक है, बीटा लैक्टमेजेस कैन हाइड्रोलाइज द बीटा लैक्टम रिंग, और बीटा लैक्टम रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वजह से बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, लाइक अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवलॉनिक एसिड, एम्पिसिलिन के साथ हमारे पास साल्बेक्टम, सेफोपेराजोन के साथ साल्बेक्टम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पिप्रासिलिन के साथ टैजोबेक्टम। इस तरह से डिफरेंट एंटीबायोटिक जो ये कॉम्बिनेशन में जाती हैं, जिनमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं, उनकी एफिकेसी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि बीटा लैक्टमेजेज एंजाइम वहाँ पे उनको इनहिबिट करने के लिए एक एडिशनल जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ताकि डिस्ट्रॉय ना करे वो बीटा लैक्टम रिंग को, और एंटीबायोटिक की एफिकेसी इंप्रूव कर जाए और अच्छा एक्शन परफॉर्म हो सके। उसके बाद अगर हम पीरियड्स में डोजेस की बात करें सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन की, तो मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा हाई डोज जाती है इसमें, 100 mg पर kg पर डे। यानी कि जितना भी बच्चे का वेट है उसको 100 mg से मल्टीप्लाई कर लें अगर आप, तो जितनी डोज निकलेगी उसको आपने एक दिन में डिवाइड कर लेना, कुछ सुबह और कुछ शाम। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का वेट 3 kg है, उसका मेनिंजाइटिस है, 100 mg पर kg पर डे उसकी डोज है। 100 इंटू 3 यानी कि 300 मिलीग्राम उसकी डोज बनी। 150 सुबह चलेगी और 150 शाम में चलेगी।
टोटल एक दिन में कितनी हुई, 300 मिलीग्राम। बट जितना भी बच्चे का वेट हो, ठीक है, बच्चा देखें 2 माह का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, तो उसमें जितना भी वेट है वी कांट एक्सीड 4 ग्राम पर डे। 4 ग्राम पर डे से डोज एक्सीड नहीं कर सकते। उसके अलावा सीरियस इन्फेक्शंस अगर हैं, मेनिंजाइटिस के अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे लाइक अगर निमोनिया है, इन्फेक्शियस डायरिया है, ठीक है, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, तो हम 50 टू 75 mg पर केजी तक उसकी डोज वेरी करती है। और 75 mg पर केजी आइडली हम देते हैं। मतलब मैं पीड्स वार्ड में भी जब राउंड करती थी, तो मोस्टली निमोनिया है, पेशेंट को डायरिया है, बच्चे को किसी भी तरह का, तो मैं 75 mg पर केजी पर डे के हिसाब से डोज को एस्टिमेशन उसकी लगाती थी। अगर मेनिंजाइटिस है तो 100 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। तो 50 टू 75 mg पर केजी पर डे जो है ये रेंज है, इसके अकॉर्डिंग आप बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज निकालें। और कोई भी इन्फेक्शन है तो वो वेरी करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसका टेन्योर क्या है, क्या ड्यूरेशन होगी जिसमें एंटीबायोटिक देंगे, 7 डेज 10 डेज। उसके बाद अगर हम स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन की बात करें, तो ग्रेटर देन 12 ईयर्स अगर बच्चे हैं तो 1 to 2 ग्राम पर डे आईवी इन सिंगल डेली डोज। यानी कि आप डेली डोज जो है ना वो आपकी 1 to 2 ग्राम है। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 12 आवर्ली, तो वो आप पे डिपेंड करता है। 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम शाम, इस तरह करके दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि टाइप क्या इन्फेक्शन के और सिविरिटी क्या है। ऑब्वियसली क्लिनिकल डायग्नोसिस और बहुत से पैरामीटर्स काउंट करते हैं, लेकिन ये एक जनरल डिस्कशन है जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि डोजेज किस तरह से वेरी कर सकती हैं। mg पर केजी पर डे एटलीस्ट याद हो आपको, ताकि आप देख के उससे आइडिया लगा सकें कि डोज ठीक जा रही है या नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें डोजेज इन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन अगर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं या माइल्ड टू मॉडरेट हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड हैं, उसके अंदर हमारी जो डोज होती है 1 to 2 ग्राम पर डे के हिसाब से होती है। तो वो वेरी करिए 1 to 2 ग्राम। जैसे लाइक आइडियल जो डोज है ना मतलब 1 ग्राम देते हैं, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर। और लेकिन वो 2 ग्राम तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि सीविरिटी ऑफ इन्फेक्शन है कितनी। उसके अलावा सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, उसके अंदर अगर आपने कोई प्रोसीजर करना है तो उससे पहले आधे से 2 घंटे के दरमियान, यानी कि 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आप सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम आईवी दे दें, ठीक है। देन आप प्रोसीजर करें ताकि आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर उसको यूज़ करें। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में सेफ्ट्राक्सोन यूज़ हो रही है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस जो कि एडल्ट्स के अंदर अगर होता है तो उसकी डोज 2 ग्राम आईवी 12 आवर लिया फॉर 7 to 14 डेज, यानी कि 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम, यानी कि ये हाईएस्ट डोज है जो कि जाती है सेफ्ट्राक्सोन की एडल्ट्स में जब मेनिंजाइटिस हो। मेनिंजाइटिस की डोज पीड्स में भी जो है वो हाईएस्ट है और एडल्ट्स में भी। उसके अलावा अगर सेप्टिक या टॉक्सिक शॉक हो तो उसमें क्लिंडामाइसिन के साथ सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम डेली डोज, यानी कि 2 ग्राम को आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम विद क्लिंडामाइसिन, अगर टॉक्सिक शॉक पेशेंट को हो गया तो, सेप्टिक शॉक हो गया तो। उसके बाद डोजिंग कंसिडरेशंस, ये डिफरेंट बैड वर्क्स हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऐसे इन्फेक्शंस कोज करते हैं जिसके अंदर हम सेफ्ट्राक्सोन को प्रायोरिटी देते हैं। सेफ्ट्राक्सोन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि इन सारे बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को कवर कर लेती है। एनारोबिक कोकाई, ठीक है, एनारोबिक कोकाई बेसिकली डिफरेंट इन्फेक्शंस करती है जिसमें पस पड़ जाती है, आपकी अब्सेस हो जाती है, ठीक है, आपके इवन के निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया जो होता है वो। बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस है, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस करता है, डायरिया कोज करता है, ठीक है, इस तरह के जो डायरिया इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी सेफ्ट्राक्सोन यूज़ होती है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, आपके जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस आपके समटाइम्स पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, आपकी स्वीयर रेड कलर के रैश, एंड देन उसके बाद वो जो है वो स्वेल कर जाते हैं, उसके बाद उसमें पस पड़ जाती है, इस तरह के स्किन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उसमें स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो कि निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, ये। और इसके अलावा एंटेरोबैक्टर स्पीशी है। एंटेरोबैक्टर स्पीशी भी डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस हैं आपकी बॉडी के, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आई थिंक सो, वो करता है कोर्स। इसीरिशिया कोलाई है, इसीरिशिया कोलाई ब्लडी वॉमिटिंग है या ब्लडी डायरिया है या स्टमक पेन है या इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जिसमें सीवियर डायरिया हो जाता है और ब्लडी डायरिया होता है, और उसके जो है ना वो कॉज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि आपके लंग्स का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, ईयर का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसके अंदर यूज़ होती है। तो ये, इसके अलावा और भी बहुत से बैक्टीरिया होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया डैट कैन कॉज इन्फेक्शन जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफ्ट्राक्सोन से। उसके अलावा अगर हम इंट्रैक्शंस बात करें, सेफ्ट्राक्सोन किन किन से इंट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जो भी कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होंगे आप उसके साथ सेफ्ट्राक्सोन यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज़ कर सकते आप। इसका एक डेमो इस तरह से भी हो सकता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन अगर आप ले लें,
उसको एक जो है ना वाइल के अंदर सिंपल डालें, टेस्ट ट्यूब में डालें, ठीक है? आप उसके अंदर सेफ्ट्राक्सोन डालें और फिर दोनों को मिक्स करें एंड देन चेक द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ हम सेफ्ट्राक्सोन को यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा सीरियस ये है कि कुछ वैक्सीन हैं जिनके साथ आपको थोड़ा सा है कि आप उनके साथ सेफ्ट्राक्सोन को यूज़ ना करें। बीसीजी वैक्सीन है, कॉलरा है, माइक्रोबियल ऑरल है एंड टाइफाइड वैक्सीन है। उसके अलावा जिसकी केस में आपको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है वो कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसके अंदर जेंटामाइसिन आती है, टोब्रामाइसिन आती है, मिकासिन आती है, ठीक है? उसके केस में अगर आप साथ दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर आप दोनों की डोज अगर ज़्यादा जा रही है तो उसके केस में हो सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनके साथ भी क्लोजली मॉनिटर करें और एरिथ्रोमाइसिन, वारफरीन के साथ। लेकिन ये मॉनिटर क्लोजली है। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें आप बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकते, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ नहीं करवा सकते और कुछ वैक्सीन के साथ जिनके साथ सीरियस है। उसके अलावा अगर हम वार्निंग्स की बात करें तो डॉक्यूमेंटेड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कुछ लोग होते हैं जो सेफ्ट्राक्सोन से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है उनको, वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में नहीं यूज़ करनी चाहिए सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन। उनकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछ लें कि अगर उन्हें कभी ऐसा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें इंप्रूव की हैं, एलर्जी कार्ड्स बन चुके हैं, एडीआर फॉर्म्स बन चुके हैं, हमने अपने हॉस्पिटल में एडीआर फॉर्म्स डिस्प्ले कराए और इमरजेंसीज़ के अंदर, वार्ड्स के अंदर वहाँ प्लेस करवाए। उसके अलावा उन्हें एलर्जी कार्ड्स दिए कि अगर किसी पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके ऊपर रिपोर्ट किया जाए, एडीआर रजिस्टर होता है उसके अंदर एंट्री हो। तो अगर इन केस हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो फिर उसको रिपोर्ट किया जाए, उसको एट दैट टाइम पेशेंट को बताया जाए कि इस मेडिसिन से है, ताकि नेक्स्ट टाइम उससे ये चीज़ सफ़र ना करना पड़े, वो पेशेंट सफ़र ना करे, ठीक है? तो हाइपर सेंसिटिविटी, इसलिए इससे बचने के लिए टेस्ट डोज़ के प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिस पे एक दफ़ा शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मैंने बताया था कि टेस्ट डोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके केस में आप पहले जो है ना एक टेस्ट डोज़ लगाते हो सेफ्ट्राक्सोन की, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, वो 1/1000 तक की डाइल्यूशन होती है ऑलमोस्ट, जो आप के सेफ्ट्राक्सोन की आप उसको लेके उसको एडमिनिस्टर करते हो और साथ ही एक दूसरे बाजू के ऊपर आप गोल दायरा लगा के उसमें उतना ही नॉर्मल सलाइन का पुश दे देते हो। फिर आपको आइडिया हो जाता है दोनों में कि 10 मिनट 15 मिनट तक आप देख लें कोई रैश तो नहीं हुआ, कोई रेडनेस तो नहीं हुई। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है। देन आप सेफ्ट्राक्सोन जो है उसको एडमिनिस्टर करें। इसके अलावा हाइपर बिलीरुबिनीमिया नियोनेट्स में हो सकता है। जब आप सेफ्ट्राक्सोन नियोनेट्स में देते हैं तो ये क्या करती है, ये एल्ब्यूमिन से बिलीरुबिन को डिस्प्लेस कर देती है, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की जो फ्री कंसंट्रेशन है उसको ज़्यादा कर देती है। अल्टीमेटली हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है और जिसे हम कंडक्टाइटिस भी कहते हैं, अल्टीमेटली इंसेफेलोपैथी की तरफ लेके जा सकता है। तो इसीलिए सेफ्ट्राक्सोन बच्चों में एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली लेस देन 28 डेज़ जो बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, ठीक है? और आप अगर कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, आईवी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नहीं देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जो है ना प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं 28 डेज़ से कम, उनमें तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर रिंगर लैक्टेट भी आती है। रिंगर लैक्टेट के साथ सेफ्ट्राक्सोन, इसलिए कंकॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी अवॉइड की जाती है, पर्टिकुलरली लेस देन 28 डेज़ के बच्चों में, ठीक है? क्योंकि ये सेफ्ट्राक्सोन बिलीरुबिन इंक्रीज़ करके जॉइंटिस भी कर सकती है। सेफ्ट्राक्सोन अगर कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ देते हैं प्रेसिपिटेशन कर सकती है, तो ये प्रीमेच्योर बच्चों में बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा लिडोकेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि लिडोकेन अगर आप बाजू का देते हैं सेफ्ट्राक्सोन को के साथ कि आप इंट्रामस्कुलर अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पेन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बच्चों में। अगर हम कंकॉमिटेंट कैल्शियम सेफ्ट्राक्सोन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो कैल्शियम सेफ्ट्राक्सोन प्रेसिपिटेंट बन जाते हैं लंग्स में, किडनी में, तो इससे क्या होते हैं, वो उनके लिए फैटल साबित हो सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं दिए जाते। लेस देन 28 डेज डोंट गिव एनी कैल्शियम कंटेनिंग आईवी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स विद इन 48 आवर्स ऑफ सेफ्ट्राक्सोन। नहीं देने आपने, कम अज़ कम भी अगर आप सेफ्ट्राक्सोन लगाएं तो 48 आवर्स तक नहीं देना, ठीक है? और अगर ये एज़ पर हेल्थ कनाडा है जो लेस देन 28 डेज़ बच्चे हैं उनके लिए, और अगर ग्रेटर देन 28 डेज़ हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन एक इन्फ्यूजन लाइन में अगर दे रहे हैं तो उसको आपने पहले फ्लश करना है नॉर्मल लाइन से, ताकि अंदर कोई भी जो है ना वो ऐसे कैल्शियम कंटेनिंग पार्टिकल्स ना रह जाएँ, ताकि अगर वो आप एडमिनिस्टर करते हैं सेम आईवी लाइन में तो इशू ना हो, ठीक है? तो इसके केस में आपने आईवी लाइन अगर सेम यूज़ करें तो उसको फ्लश करना इंपॉर्टेंट है। ये रिंगर लैक्टेट जो है वो कैल्शियम कंटेनिंग है, थोड़ा उसमें कैल्शियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसलिए उसके केस में ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है।
ये मैंने अपने हॉस्पिटल में लगवाए थे। मैं लास्ट टाइम जो ननकाना पोस्टेड थी कि मैंने यहाँ पे देखें सेफ्ट्राक्सोन और लैक्टेटेड रिंगर इनकम्पैटिबिलिटी, कि अगर जो है आप दे रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आप उसको क्या करें, फ्लश करवाएं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नीड्स आईवी फ्लशिंग विद नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन से आप उसकी आईवी फ्लशिंग करवाएं। लैक्टेटेड रिंगर जो है ना वो कैल्शियम कंटेन करता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन सकते हैं जब आप मिक्सड करते हो सेफ्ट्राक्सोन के साथ। उससे क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप एडल्ट्स में ये दे रहे हैं तो आप एक ही सेम आईवी लाइन से दे रहे हैं, तो आईवी फ्लशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर बच्चे नियोनेट्स हैं 28 डेज से कम के, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके अंदर आपने देना ही नहीं है, सेफ्ट्राक्सोन के साथ रिंगर देना ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी particularly if they are premature or have impaired bilirubin binding। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों में नहीं दे सकते, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और एडल्ट्स में अगर आप देते हैं सेम आईवी लाइन में, तो उसमें फ्लशिंग इंपॉर्टेंट है विद नॉर्मल सेलाइन, उसको फ्लश करके देन आप एडमिनिस्टर करें। अच्छा, अगर हम प्रेगनेंसी कैटेगरी की बात करें तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करती है सेफ्ट्राक्सोन को प्रेगनेंसी कैटेगरी बी मेडिसिन, जिसका मतलब ये है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन में तो स्टडी नहीं हुई, लेकिन प्रेग्नेंट एनिमल्स में देखी गई है, जिसके अंदर इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे गए अनबॉर्न बेबीज़ पे। ये यूज़ हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ओनली इफ़ क्लियरली नीडेड और बेनिफिट आउटवे करे रिस्क को। एनिमल स्टडीज़ जो हैं वो उन्होंने कोई भी एविडेंस शो नहीं किया कि कोई इसकी एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी है या फीटो या टेराटोजेनिसिटी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये एनिमल्स में स्टडी हुआ है, ह्यूमंस प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं स्टडी हुआ है, इसलिए ये कैटेगरी बी में फॉल करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई ओपिनियन हो कमेंट कर दीजिएगा। मेरा मोटिव ये है कि जो मेजर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, तो उन पे मैं वीडियो बनाऊं, उनको टारगेट करूं, ताकि मैक्सिमम लेवल पे फार्मासिस्ट को, ताकि मेरे लेक्चर्स ही एटलीस्ट सुन के उनको नो हाउ हो उस चीज़ की। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।